नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में जो रिश्वत के तौर पर लोगों को घी के पीपे भेजता था। जी हां, आज हम बात करेंगे भजन लाल की। 14 जनवरी 1980 इंदिरा गांधी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी, तब हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार थी और चौधरी भजन लाल वहां के मुख्यमंत्री थे। 6 दिन बाद यानी कि 20 जनवरी को भजन लाल अचानक फूलों का गुलदस्ता लेकर इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई और भजन लाल फिर हरियाणा लौट आए। 22 जनवरी 1980 को भजन लाल फिर से दिल्ली पहुंचे। इस बार भी इंदिरा से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जब हरियाणा लौटे तो वे जनता पार्टी के नहीं बल्कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। जनता पार्टी की पूरी सरकार कांग्रेस सरकार में बदल गई। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब पूरी सरकार ने दल बदल कर लिया। दरअसल जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बर्खास्त की थी। भजन लाल को इसी बात का डर था कि इंदिरा भी उनकी सरकार बर्खास्त करेगी, इसलिए भजन लाल पूरी सरकार के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उन्होंने बचा ली। हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे राम वर्मा अपनी किताब 3 लॉस ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि उस दौरान चौधरी भजन लाल एक बड़े सूटकेस के साथ संजय गांधी से मिले थे। भजन लाल से कहा गया कि सूटकेस मेनका गांधी की मां के घर पहुंचाना है। बाद में भजन लाल ने अपने किसी आदमी से कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि नेहरू परिवार में भी पैसा चलता है, वरना मैं कब का राजपाट ले लेता। 6 अक्टूबर 1930 संयुक्त पंजाब के बहावलपुर में जन्मे भजन लाल का परिवार बंटवारे के बाद हरियाणा के आदमपुर में आकर बस गया। बहावलपुर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1950 में भजन लाल ने कपड़े का बिजनेस शुरू किया, कपड़े का व्यापार शुरू किया, लेकिन इसमें उनको कोई खास मुनाफा नहीं हुआ। अब वे नए धंधे की तलाश में जुट गए। 50 के दशक में उत्तर भारत के अनाज मंडियों में कमीशन एजेंटों को मुनाफे का 1.5% हिस्सा मिलता था। कुछ साल भजन लाल ने अनाज मंडी में काम किया। इसके बाद 1965 में वे घी का कारोबार करने लगे। उनका घी पंजाब में बहुत फेमस हुआ। एक इंटरव्यू में खुद भजन लाल ने इस बात का खुलासा किया, इस बात का जिक्र किया कि अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए भजन लाल के दिमाग में राजनीति का ख्याल आया। भजन लाल के विरोधी मानते हैं कि वे राजनीति में इसलिए आए ताकि उनका कारोबार पुलिस की देखरेख में जो है फलता फूलता रहे। 1960 में भजन लाल ने पहली बार ग्राम पंच का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1961 में ब्लॉक समिति चेयरमैन के चुनाव में बड़े बड़े धुरंधरों को भजन लाल ने मात दी। चेयरमैन बनने से भजन लाल दूर दूर तक मशहूर हो गए, फेमस हो गए। 1967 में भजन लाल ने कांग्रेस पार्टी से विधायक का टिकट मांगना शुरू कर दिया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगपा थे। उन्होंने भजन लाल के बढ़ते वर्चस्व की वजह से फतेहाबाद सीट से टिकट देने की उन्होंने हामी भर दी, लेकिन भजन लाल आदमपुर सीट के लिए अड़ गए कि मुझे इस सीट से ही टिकट चाहिए, आदमपुर सीट की टिकट चाहिए। भजन लाल की किस्मत ने भी साथ दिया। हुआ यूं कि उसी दौरान आदमपुर से कांग्रेस विधायक हरि सिंह डबड़ा ने अचानक दल बदल कर लिया। ऐसे में भजन लाल को टिकट मिलने का जो रास्ता था वो एकदम क्लियर हो गया, साफ हो गया। 1968 में वे, आपको बता दें, आदमपुर सीट से जीतकर पहली बार वो विधानसभा पहुंचे। भजन लाल को कांग्रेस नेता बंसी लाल का बेहद करीबी माना जाता था। पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर सतीश त्यागी बताते हैं कि 1968 में भजन लाल विधायक बने, तब चौधरी बंसी लाल मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस सरकार में भजन लाल को हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया।
2 साल बाद यानी 1970 में बंसीलाल ने भजनलाल को कृषि मंत्री बना दिया। 1972 में दोबारा विधायक चुनाव हुए और दोबारा विधायक चुने जाने के बाद आपको बता दें चौधरी भजनलाल फिर कृषि मंत्री बने। 7 साल बीत गए। चौधरी भजनलाल ने बंसीलाल का पूरा भरोसा हासिल कर लिया। भजनलाल की गिनती चौधरी बंसीलाल के करीबी और ताकतवर नेताओं में होने लगी। उस समय भजनलाल एमएलए हॉस्टल के बाहर दुनाली बंदूक कंधे पर टांग कर पहरा देते थे ताकि कोई विधायक दल बदल ना कर सके। इमरजेंसी के बाद 1987 में जनता पार्टी की सरकार बनी। चौधरी भजनलाल कांग्रेस छोड़कर बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में शामिल हो गए। आगे चलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का विलय जनता पार्टी में हो गया। साल 1987 में इमरजेंसी के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ये आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी। आपको बता दें इसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल के साथ ही कांग्रेस से टूटकर बने दल शामिल थे। हालांकि कुछ दिनों बाद ही जनता पार्टी के अलग अलग धड़ों के बीच अनबन होने लगी। जनसंघ से आए सांसदों पर दबाव बनाया जाने लगा कि वे या तो जनता पार्टी छोड़ दें या आरएसएस। इधर हरियाणा की जनता पार्टी सरकार में भी उथल पुथल मची थी। मुख्यमंत्री देवीलाल के करीबी ही बगावत पर उतारू थे। इस बीच 19 अप्रैल 1979 को देवीलाल ने जनसंघ से आए मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। 6 जून 1989 मुख्यमंत्री देवीलाल हिसार और सिरसा के दौरे पर थे। उन्हें खबर मिली कि उनके 4 मंत्रियों ने बगावत कर दी है। डेयरी मंत्री भजनलाल बिश्नोई भी इनमें से एक थे। देवीलाल ने फौरन विधायकों को बचाने की जो कवायद थी वो शुरू कर दी। उन्होंने सिरसा जिले के तेजाखेड़ा में अपने किलेनुमा घर में 42 विधायकों को बंद कर लिया। कहा जाता है कि देवीलाल बंदूक लेकर विधायकों की रखवाली कर रहे थे। इधर तख्ता पलट के लिए भजनलाल के पास 2 विधायक कम पड़ रहे थे। देवीलाल खेमे के 2 विधायक उनके घर से बाहर निकले। एक विधायक के घर शादी थी और दूसरे विधायक के चाचा जो थे वो बीमार थे। अब देवीलाल को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वे बिन बुलाए विधायक के घर शादी में पहुंच गए। देवीलाल ने देखा कि भजनलाल वहां पहले से ही मौजूद है। दरअसल तेजाखेड़ा में बंद विधायकों से मिलने उनकी पत्नियां और परिवार के लोग जाते थे। इनके जरिए ही भजनलाल अपना मैसेज इन विधायकों तक पहुंचाया करते थे। बाद में दोनों विधायक भजनलाल के खेमे में जो थे आ गए। 26 जून 1989 देवीलाल को बहुमत साबित करना था। उन्होंने संख्या बल जुटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी जो थी वो नहीं मिली। एक दिन पहले ही देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया। इस तरह भजनलाल तख्ता पलटकर पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। साल 1982 हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस को 37 सीटें मिली थी, लोकदल को 33, भाजपा को 6 और जगजीवन राम की कांग्रेस को 2 सीटें ही मिली और 11 निर्दलीय विधायक चुने गए। यानी किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ। राज्यपाल तापसे ने लोकदल के नेता चौधरी देवीलाल और भाजपा के नेता मंगल सेन को बुलाया और 2 दिन बाद राजभवन में 45 या उससे अधिक विधायकों के साथ बहुमत साबित करने को कहा। इधर अगले ही दिन राज्यपाल दिल्ली पहुंच गए। उसी दिन दिल्ली के हरियाणा भवन में कांग्रेस नेता भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। देवीलाल को पता चला तो वो आग बबूला हो गए। अगले दिन वे सीधे राजभवन पहुंचे और भजनलाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए। राज्यपाल तापसे से देवीलाल की बहस हो गई। इसी दौरान गुस्साए देवीलाल ने तापसे की ठुड्डी पकड़ी और उनके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस घटना के बाद देवीलाल की देश भर में आलोचना हुई।
हालांकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 जून 1982 को भजनलाल ने 57 विधायकों के साथ बहुमत साबित कर दिया। चुनावी नतीजों के 30 दिन बाद ही भजनलाल ने विरोधी पार्टी के 20 विधायक अपने पाले में कर लिए थे। इनमें कुछ लोकदल और कुछ निर्दलीय विधायक शामिल थे। नियम के मुताबिक 9 मंत्री बनाए जा सकते थे। भजनलाल ने 5 निर्दलीय विधायकों समेत कुल 19 लोगों को मंत्री बनाया था। हरियाणा में किसी को घी लाकर देना अच्छे और घनिष्ठ रिश्ते की निशानी माना जाता था। कहा जाता है कि एक बार किसी का घी खा लिया तो आप पर उसका जो घी है उस घी का कर्ज चढ़ गया। एक रिपोर्ट की माने तो 1987 में जनता पार्टी में शामिल होने के लिए भजनलाल ने मोरारजी देसाई के घर पर 18 किलो घी के 3 पीपे भिजवाए थे, क्योंकि उनका घी का कारोबार था। कांग्रेस में आने के लिए भी भजनलाल ने वैसी ही ट्रिक को अपनाई थी। उन्होंने संजय गांधी के बेटे यानी कि वरुण गांधी के लिए सोने की परत चढ़ा ऊंट बिछवाया था। 23 मई 1985 सिरसा के सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। दूसरी तरफ तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ईश्वर दयाल स्वामी के पीए आदमपुर बाजार में भूरा हलवाई की दुकान पर जलेबी लेने गए हुए थे। उन्होंने हलवाई से जलेबी पैक करने को कहा तो इस पर हलवाई ने उन्हें बर्फी की राय दे दी। वे हलवाई की बात मानकर बर्फी ले आए। इधर राजीव गांधी भी सर्किट हाउस पहुंच चुके थे। सीएम भजनलाल उनकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख रहे थे। लंच का समय हो गया। चौधरी भजनलाल और राजीव गांधी खाना खाने बैठ गए। खाने के बाद राजीव गांधी ने कहा, अरे भाई जलेबी कहाँ गई? जब डिब्बा खोला गया तो उसमें जलेबी की जगह बर्फी निकली। राजीव गांधी ने कहा, लेकिन मुझे तो जलेबी खानी थी। इसके बाद जो हंगामा है वो मच गया। भजनलाल ने आदमपुर से जलेबी लाने के लिए काफिला भेजा, लेकिन राजीव गांधी नहीं रुके और वहां से चले गए। इसके बाद भजनलाल गुस्से से लाल थे और उन्होंने डीसी का तबादला कर दिया। जलेबी नहीं होने के कारण तबादला कर दिया गया। 1999 में इन्हीं ईश्वर दयाल स्वामी ने भजनलाल को करनाल लोकसभा सीट से चुनाव हरा दिया। अब बात करते हैं 1987 की। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। उसे सिर्फ 5 सीटें ही मिल सकी। लोकदल के देवीलाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके दोनों बेटों यानी कि ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत चौटाला में मतभेद खुलकर सामने आने लगे। 1989 में देवीलाल डिप्टी पीएम बनकर केंद्र में चले गए और बेटे ओम प्रकाश को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। रोहतक की महम सीट पर उपचुनाव हुआ, जो हिंसा की भेंट चढ़ गया। चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में आपको बता दें, दड़वा सीट से चौटाला विधायक बने और फिर मुख्यमंत्री। लेकिन इस फेरबदल से प्रधानमंत्री बीपी सिंह खुश नहीं थे। 1991 में पार्टी में बढ़ते अंतर्कलह की वजह से चौटाला सरकार गिर गई और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। भजनलाल ने इस मौके का फायदा उठाया। इस दौरान वह केंद्र में कृषि मंत्री थे। उन्होंने फौरन अपने पद से इस्तीफा देकर 1991 में आदमपुर सीट से हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। भजनलाल तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 27 फरवरी 2005 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोट गिने गए। कांग्रेस ने 90 में से 67 सीटें हासिल की और ओम प्रकाश चौटाला की सत्ताधारी पार्टी न्योला 9 सीटों पर सिमट गई। 9 साल बाद कांग्रेस की जो है वापसी हुई। अब बारी थी मुख्यमंत्री तय करने की। 4 बड़े दावेदार थे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री चौटाला को हराने वाले रणदीप सुरजेवाला और उचाना कला से विधायक बीरेंद्र सिंह। वरिष्ठ पत्रकार सतीश त्यागी अपनी किताब पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में लिखते हैं कि 1 मार्च 2005 को सीएम के नाम पर रायशुमारी के लिए दिल्ली से 3 ऑब्जर्वर, कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री पीएम सहित हरियाणा पहुंचे। चंडीगढ़ में बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के विधायकों और प्रदेश के सांसदों से नए मुख्यमंत्री को लेकर वन टू वन सवाल जवाब हुए। बैठक में भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन और कुलदीप भी मौजूद थे। तब चंद्रमोहन विधायक और कुलदीप सांसद थे। बैठक के बाद ऑब्जर्वर्स ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मुख्यमंत्री पर अंतिम फैसला लेंगी। अगले दिन यानी कि 2 मार्च को सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी गई। 3 मार्च को सोनिया और ऑब्जर्वर्स के बीच काफी लंबी बैठक हुई। 4 मार्च 2005 दिल्ली के पार्लियामेंट अनेक्सी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। कांग्रेस के 67 विधायकों में से 47 बैठक में शामिल हुए। भजनलाल सहित उनके समर्थक 20 विधायक वहां नहीं पहुंचे। 90 मिनट चली बैठक के बाद जनार्दन द्विवेदी ने ऐलान किया कि कल शाम 5:30 बजे भूपेंद्र हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस तरह भजनलाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 2007 में आपको बता दें छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर एक नई पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजका का गठन किया गया। 2008 की बात है। भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन उस समय हरियाणा के डिप्टी सीएम थे। इसी दौरान चंद्रमोहन और अनुराधा बाली का जो अफेयर था वो सामने आया। अनुराधा एक नामी वकील थी और हरियाणा की असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रह चुकी थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन चंद्रमोहन जो थे वो शादीशुदा थे, जबकि अनुराधा का उनके पति से तलाक हो चुका था। 7 दिसंबर 2008 को चंद्रमोहन और अनुराधा दोनों मीडिया के सामने आए। चंद्रमोहन अब चांद मोहम्मद बन चुके थे, तो अनुराधा बाली का नाम फिजा हो चुका था। दोनों ने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली थी। काफी दिनों तक दोनों की प्रेम कहानी मीडिया में चर्चा का विषय बनी रही। अब भजनलाल इससे बहुत गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए और बेटे चंद्रमोहन को अपनी संपत्ति से उन्होंने बेदखल कर दिया। उन्होंने चंद्रमोहन के हिस्से की संपत्ति उनकी पहली पत्नी और बच्चों के नाम कर दी। शुरुआत में तो चंद्रमोहन को इससे खास फर्क नहीं पड़ा। दोनों मीडिया के सामने आते रहे और अपने प्रेम का इजहार करते रहे, लेकिन बाद में चंद्रमोहन पर दबाव बढ़ने लगा। 29 जनवरी 2009 को फिजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने आरोप लगाया कि उसके रिश्तेदार कुलदीप बिश्नोई ने चांद का अपहरण कर लिया। जब चांद को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत एक बयान जारी किया। चांद ने कहा कि वह लंदन में है, उसे अपनी पहली पत्नी सीमा और बच्चों की याद आ रही थी। 14 मार्च 2009 को चांद ने लंदन से फिजा को फोन किया और 3 बार तलाक 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 बोल दिया। 2012 में अनुराधा उर्फ फिजा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। रहस्यमयी है उनकी मौत। वे अपने कमरे में मृत पाई गई थी। उन दिनों छपी खबरों के मुताबिक फिजा को जब पुलिस ने पाया तो उसकी मौत को कई दिन हो चुके थे। वह 2 तकियों के सहारे सिर टिकाए पड़ी थी। उसका शरीर जो था वो काला पड़ चुका था। उसके चारों ओर ब्लैडर प्राइड की एक बोतल, सिगरेट का एक पैकेट और पकोड़ों की एक प्लेट जो थी वो फर्श पर बिखरी हुई थी। 2009 में चौधरी भजनलाल ने अपनी पार्टी हजका के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उनके सामने इनेलो की तरफ से चौटाला परिवार के खास रहे प्रोफेसर सम्पत सिंह मैदान में थे। भजनलाल ने सम्पत सिंह को 6000 वोटों के मामूली अंतर से हरा दिया। 2009 में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों में से 40 और इनेलो ने 31 पर जीत दर्ज की। वहीं 6 सीटें जीतकर हजका किंग मेकर बनकर उभरी। लेकिन
भूपेंद्र हुड्डा ने रातों रात इसके 5 विधायक तोड़ लिए और सरकार बना ली। 3 जून 2011 को भजनलाल का निधन हो गया। तो किस तरीके से रातों रात पूरी सरकार का दल बदल करवाया। मुस्लिम बनने पर बेटे से भजनलाल ने रिश्ता तोड़ दिया। खुशामद के लिए घी के पीपे भिजवाते थे। रिश्वत के तौर पर घी के पीपे भिजवाना। केंद्रीय मंत्री बने तो पत्नी को एमएलए बनाया और मुस्लिम बनने पर बेटे को पार्टी से निकाल दिया। हरियाणा का ये वो मुख्यमंत्री था जो रिश्वत के तौर पर लोगों को घी के पीपे भिजवाता था। आज के इस खास कार्यक्रम में दर्शकों फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।